नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने पोलन ग्रेन की जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा पोलन ग्रेन जर्मिनेट होकर पोलन ट्यूब बनाता है और पोलन ट्यूब वर्तिकाग्र को भेदकर वर्तिका के अंदर एंटर करती है और उस वर्तिका के अंदर पोलन ट्यूब है जो वृद्धि करता है और पोलन ट्यूब वृद्धि करके बीजांड के अंदर प्रवेश करता है। आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रागनलिका बीजांड में प्रवेश के बारे में पढ़ेंगे या एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि प्रागनली है जो बीजांड में कौन कौन से भागों से एंटर कर सकती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्रागनली जो बीजांड के अंदर प्रागनलिका का जो प्रवेश है वो 3 विधियों से होता है। कितने मेथड से होता है? 3 मेथड से होता है। अंडद्वारी प्रवेश, निभागी प्रवेश और मध्य प्रवेश। अंडद्वारी प्रवेश का मतलब होता है कि इसको अपन पोरोगोमी भी कहते हैं या इसे बीजांड द्वारी प्रवेश भी कहते हैं। प्रागनली का जो प्रवेश है वो बीजांड में बीजांड द्वार या माइक्रोपाइलर एंड की ओर से होता है और फिर है जो एम्ब्रियो के अंदर एंटर करती हैं। नेक्स्ट जो मेथड है जिसका नाम है निभागी प्रवेश या कैलेजोगेमी। इसमें जो प्रागनली है वो बीजांड के अंदर कैलेजल एंड की तरफ से या निभागी सिरे की तरफ से हैं जो एंटर करती हैं और इस प्रकार का जो प्रवेश है वो केजुराइना, जुगलैंस, रेजिया और बेट्यूला के अंदर पाया जाता है। तीसरा जो एंट्री का प्रोसेस है वो है मध्य प्रवेश, जिसे अपन मीजोगेमी भी कहते हैं या इसे अध्यावरणी प्रवेश भी कहा जाता है या एंटेग्यूमेंट्री एंट्रिंग भी कह सकते हैं। इसमें जो प्रागनलिका का जो बीजांड के अंदर प्रवेश है वो अध्यावरण से होता है या इंटेग्यूमेंट से होता है और इस प्रकार का जो प्रवेश है वो कुकुरबिटा और एल्चिमेला के अंदर पाया जाता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दिखाई दे रहे हैं वो प्रागनलिका का बीजांड में प्रवेश के डायग्राम है। डायग्राम ए है जो पोरोगेमी है, पोरोगेमी का डायग्राम है। पोरोगेमी का मतलब होता है बीजांड का यानी कि प्रागनलिका बीजांड में बीजांड द्वारी सिरे से प्रवेश होता है। तो इसमें आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम है वो एक ओव्यूल्स का डायग्राम है या बीजांड का डायग्राम है और इस बीजांड का जो माइक्रोपाइलर एंड होता है या बीजांड द्वारी सिरा होता है, यहाँ से है जो पोलन ट्यूब है जो एंटर करती है। किसके अंदर करती है? बीजांड के अंदर एंटर करती हैं। फिर जो बी डायग्राम दिखाई दे रहा है वो बी डायग्राम है वो बीजांड का कैलेजल एंड यानी कि प्रागनलिका का बीजांड में कैलेजल एंड की तरफ से एंट्री को दर्शाएगा। इसमें है जो पोलन ट्यूब क्या करती है, कैलेजल एंड की तरफ से एंटर होती है और एंटर होते हुए आगे से कहाँ पर आती है? बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। यानी कि बीजांड के अंदर तो पोलन ट्यूब किस सिरे से प्रवेश करती है? कैलेजल एंड की तरफ से प्रवेश करती हैं। तीसरा जो सी डायग्राम है वो प्रागनलिका अध्यावरणी सिरे से प्रवेश यानी कि मध्य भाग से, ओव्यूल है, ओव्यूल के मध्य भाग से जो पोलन ट्यूब एंटर करती है और एम्ब्रियो के अंदर एंटर करेगी उसके बाद में। अब जो प्रागनली है वो बीजांड में प्रवेश करने के बाद में वो एम्ब्रियो के अंदर एंटर करती हैं या भ्रूण कोश के अंदर प्रवेश करती हैं। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं प्रागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश या एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू एम्ब्रियो। तो प्रागनली है जो भ्रूण कोश में बीजांड के बाद में किसके अंदर एंटर करेगी? भ्रूण कोश में। और भ्रूण कोश में जो प्रवेश होता है वो बीजांड द्वारी सिरे से ही होता है। चाहे पोलन ट्यूब है जो चाहे कैलेजल एंड से एंट्री करो, चाहे इंटेग्यूमेंट से यानी कि मध्य भाग से एंटर करो, चाहे माइक्रोपाइलर या बीजांड द्वारी सिरे से एंटर करो, एम्ब्रियो के अंदर कहाँ से प्रवेश करेगा? बीजांड द्वार से ही जो प्रवेश करेगी। फिर प्रागनलिका का जो भ्रूण कोश में प्रवेश है वो 3 तरह से होता है या 3 विधियों से होता है। नंबर 1 अंड कोशिका व शाही कोशिका के मध्य से प्रवेश। नंबर 2 भ्रूण कोश की भित्ति और एक शाही कोशिका के मध्य से प्रवेश। और नंबर 3 है जो एक शाही कोशिका को भेदते हुए जो पोलन ट्यूब है वो एम्ब्रियो के अंदर एंटर करती हैं। तो 3 मेथड से जो पोलन ट्यूब किसके अंदर एंटर करेगी? एम्ब्रियो के अंदर। कहाँ से? जो एक सेल्स होती हैं और सिनर्जिएट सेल्स होती है उनके बीच में से, या फिर जो एम्ब्रियो की वॉल है और जो सिनर्जिएट सेल्स होती है उनके बीच में से, या फिर किसी एक सिनर्जिएट सेल्स को भेदते हुए जो एम्ब्रियो के अंदर एंटर करती हैं। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे कस्कुटा, जियामीज, एनागेलिस तथा मेलिलोटस के अंदर जो पोलन ट्यूब होती हैं वो 2 शाही कोशिकाओं के बीच में से हैं जो एम्ब्रियो के अंदर एंटर करती हैं। फिर एरेलिएसी कुल के सदस्यों के अंदर जो प्रागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश के समय या तो एक या दोनों शाही कोशिकाएं हैं जो नष्ट हो जाती हैं। जो कस्कुटा, जियामीज, एनागेलिस और मेलिलोटस में जो पोलन ट्यूब सिनर्जिएट सेल्स के थ्रू है जो एम्ब्रियो के अंदर एंटर करती हैं, लेकिन जो सिनर्जिएट सेल्स होती हैं उनको हानि नहीं होती। लेकिन एरेलिएसी कुल के सदस्य के अंदर अगर पोलन ट्यूब
दोनों एक या दोनों यानी कि सिनर्जिड सेल्स के बीच में से होकर एंटर करती हैं तो दोनों सिनर्जिड सेल्स या दोनों में से एक सिनर्जिड सेल्स है जो नष्ट हो जाती हैं। इसके अलावा फेगोपाइरम के अंदर हैं जो परागनली हैं वो अंड कोशिका और साई कोशिका के मध्य से एंटर करती हैं। इसके अलावा जो कार्डियोस्पर्मम है उसके अंदर परागनली है जो साही कोशिका और भ्रूण कोश की भित्ति के बीच से प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती हैं? जो सिनर्जिड सेल्स होती हैं और जो एम्ब्रियो सेक की जो वॉल होती है उनके दोनों के बीच में से जो पोलन ट्यूब एंटर करती है। किसके अंदर एंटर करती है? एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करती हैं। साही कोशिकाएं परागनली के भ्रूण कोश में प्रवेश तथा नर युग्मकों के भ्रूण कोश में परिकीर्णन को निर्धारित करती हैं। तो साही कोशिकाओं का फंक्शंस क्या हो गया? एक तो परागनली जब भ्रूण कोश के अंदर एंटर करती हैं तो उसको निर्देशित करने का फंक्शन करता है। इसके अलावा जब पोलन ट्यूब है एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रवेश कर जाती है तो पोलन ट्यूब जब फटती हैं तो उनमें से 2 मेल गैमेट रिलीज होते हैं तो उनके डिस्पर्जल या परिकीर्णन में भी साही कोशिकाएं हैं जो साही हेल्प करती हैं या उनका मेन रोल होता है। आपके सामने स्क्रीन पर जो डायग्राम दिखाई दे रहा है वो परागनलिका का भ्रूण कोश में प्रवेश और साई कोशिकाओं की स्थिति के बारे में डायग्राम दे रखा है। तो डायग्राम ए है जो परागनलिका के प्रवेश से पूर्व साई कोशिकाओं की स्थिति के बारे में दिखाई दे रखा है। तो ये जो डायग्राम है वो सिनर्जिड सेल्स का है और सिनर्जिड सेल्स कितनी होती है? अंडद्वारी सिरे पर स्थित होती है और 2 होती हैं। और सिनर्जिड सेल्स के आधारी भाग में क्या होता है? फिलीफॉर्म एपार्टस या तंतु रूपी संरचनाएं होती हैं। इसके अलावा इनके अंदर एक न्यूक्लियस होता है और बहुत सारी वैक्यूल्स प्रेजेंट होती हैं। अब जो बी डायग्राम दे रखा है वो सिनर्जिड सेल्स के अंदर पोलन ट्यूब एंटर होती है, उसके बाद में सिनर्जिड सेल्स हैं जो नष्ट हो जाती हैं। तो बी जो डायग्राम है इसके अंदर जो ही पोलन ट्यूब सिनर्जिड सेल्स के बीच में से एंटर करती हैं तो सिनर्जिड सेल्स क्या करती है? नष्ट हो जाती है या डीजनरेटिंग सिनर्जिड सेल्स। फिर इसके अंदर ये क्या करती है? अपने 2 मेल गैमेट है जो रिलीज कर देती हैं और एक जो सिनर्जिड सेल्स हैं वो वायबल रहती है या बची रहती है, बाकी एक सिनर्जिड सेल्स हैं जो नष्ट हो जाती हैं। अब जो आपके सामने स्क्रीन पर डायग्राम दिखाई दे रहा है वो परागनलिका से युग्मकों के विसर्जन का डायग्राम है। इस डायग्राम में क्या करती हैं? पोलन ट्यूब फिलीफॉर्म एपार्टस से यानी कि तंतु रूपी संरचना से सिनर्जिड सेल्स के अंदर एंटर करती हैं और सिनर्जिड सेल्स के अंदर एंटर करने के बाद में अपने अग्र सिरे पर या अग्र भाग पर एक पोर या छिद्र का निर्माण करती है और इस छिद्र के द्वारा मेल गैमेट है जो दोनों मेल गैमेट है जो रिलीज हो जाते हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं नर युग्मकों का विसर्जन एवं गति, डिस्चार्ज ऑफ मेल गैमेट एंड मूवमेंट। यानी कि जो पोलन ट्यूब होती हैं वो एम्ब्रियो सेक के अंदर या तो सिनर्जिड सेल्स के बीच में से या फिर एम्ब्रियो सेक और सिनर्जिड सेल्स के बीच में से या एक सेल और सिनर्जिड सेल्स के बीच में से जो कहाँ एंटर करती है? एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करती है और एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर करने के बाद में ये क्या करती है? मेल गैमेट को रिलीज कर देती हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो परागनली क्या करती है? साई कोशिका में तंतु रूपी समुच्चय से होकर कोशिका द्रव्य में प्रवेश करती है। किसके कोशिका द्रव्य में प्रवेश करती हैं? साई कोशिका के कोशिका द्रव्य में प्रवेश करती हैं। किसके थ्रू? तंतु रूपी समुच्चय या फिलीफॉर्म एपार्टस से। इसके बाद में क्या होता है? परागनली के शीर्ष पर एक छिद्र बन जाता है और छिद्र द्वारा क्या होता है? कोशिका द्रव्य का कुछ भाग दोनों नर युग्मक और नलिका केंद्र की यानी कि ट्यूब न्यूक्लियस ये क्या करते हैं? अपहासित जो साई कोशिका होती है उसके अंदर मुक्त हो जाते हैं या जो डीजनरेट जो सिनर्जिड सेल्स हुई थी उसके अंदर ये रिलीज कर दिए जाते हैं। अब जो डीजनरेटेड सिनर्जिड सेल्स होती है उसके अंदर मुक्त करने के बाद में क्या होता है कि साई कोशिका की जीवद्रव्य यानी कि साई कोशिका का जीवद्रव्य होता है वो तो किस तरफ होता है? बीजांड द्वार की ओर होता है, जबकि परागनलिका का जो जीवद्रव्य होता है निभा की छोर की ओर सिचुएटेड होता है। तो कहने का मतलब होता है जो साई कोशिका होती है और जो पोलन ट्यूब होता है उन दोनों के जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो मिलते नहीं है एक दूसरे यानी कि मिश्रित नहीं होते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में सिचुएटेड होते हैं। जो सिनर्जिड सेल्स का जो साइटोप्लाज्म में या प्रोटोप्लाज्म वो किस तरफ होता है? बीजांड द्वारी सिरे की ओर होता है, जबकि परागनलिका का जो जीवद्रव्य होता है वो किस तरफ होता है? निभागी सिरे की ओर होता है। अब जो परागकण हैं जो नर युग्मक हैं उनको सिनर्जिड सेल्स के साइटोप्लाज्म में रिलीज करने के बाद में नर युग्मकों में अमीबीय या निष्क्रिय गति पाई जाती है। यानी कि मेल गैमेट हैं वो अमीबॉइड मूवमेंट दर्शाते हैं या निष्क्रिय मूवमेंट दर्शाते हैं। तो इनमें से क्या करेगा? एक नर युग्मक तो अंड की ओर और दूसरा नर युग्मक है जो ध्रुवीय केंद्रक या पोलर न्यूक्लियाई की ओर गमन करता है। फिर एक नर युग्मक क्या करता है? अंड कोशिका के साथ फ्यूज हो जाता है और अंड कोशिका की वॉल पर है जो अनेक छिद्र बनाता है। तो नर युग्मक अंड कोशिका में एक छिद्र के द्वारा एंटर करता है और दूसरा नर युग्मक क्या करता है? केंद्रीय कोशिका के साथ जहाँ से अटैच होता है यानी कि इन दोनों
की जो उभयनिष्ठ भित्ति होती है वहाँ से सेकंड मेल गैमेट है जो केंद्रीय कोशिका या सेकेंडरी सेल्स के अंदर एंटर करता है। अब क्या होता है कि जो मेल गैमेट होते हैं वो भ्रूण कोश में रिलीज करने के बाद में भ्रूण कोश के अंदर युग्मकों का संलयन होता है, यानी कि गैमेटिक फ्यूजन इन एम्ब्रियो से इसके बारे में पढ़ेंगे। तो भ्रूण कोश के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। एंजियोस्पर्मिक प्लांट की एक स्पेशल विशेषता यह है कि इसके अंदर जो मेल गैमेट होते हैं वो 2 बार फर्टिलाइज्ड होते हैं, यानी कि 2 बार निषेचन होता है। प्रथम निषेचन को अपन युग्मक संलयन या सत्य निषेचन भी कहते हैं। तो इसको क्यों कहते हैं प्रथम निषेचन को सत्य निषेचन? क्योंकि इसके अंदर जो फर्स्ट मेल गैमेट होता है या प्रथम जो नर युग्मक होता है वो अगुणित होता है और ये क्या करता है, अगुणित अंड कोशिका के साथ, जिसे अपन मादा युग्मक भी कहते हैं, अगुणित अंड कोशिका के साथ फर्टिलाइज्ड होकर एक द्विगुणित संरचना बनाता है जिसको अपन जाइगोट कहते हैं। तो इस प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं, सत्य निषेचन या सिनगेमी, या फिर अपन क्या कह सकते हैं इसको प्राथमिक निषेचन भी कहते हैं। फिर जो दूसरा नर युग्मक होता है वो क्या करता है, यानी कि सेकंड मेल गैमेट जो हैप्लॉइड होता है ये क्या करता है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है या द्वितीय केंद्रक होता है और ये द्वितीय केंद्रक डिप्लॉइड होता है। और इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, तो जो 2 पोलर न्यूक्लियस होते हैं वो आपस में जुड़कर क्या करते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस या डिप्लॉइड न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं। तो सेकेंड मेल गैमेट जो हैप्लॉइड है और सेकेंडरी न्यूक्लियस जो डिप्लॉइड है दोनों फ्यूज्ड होकर एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या प्राथमिक एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिसको PENB कहा जाता है उसका निर्माण करते हैं। और ये कैसी संरचना होती है, त्रिगुणित संरचना होती हैं। तो इस प्रकार एंजियोस्पर्म प्लांट के अंदर जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो 2 बार होती है, इसलिए इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, द्विनिषेचन भी कहते हैं या डबल फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जो मेल गैमेट होता है वो एक सेल के साथ फर्टिलाइज्ड होता है। सेकंड फर्टिलाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो सेकंड मेल गैमेट होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होता है। तो इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं अपन, सेकंड डबल फर्टिलाइजेशन या द्विक निषेचन कहा जाता है। अब जो सेकंड फर्टिलाइजेशन होता है उसके अंदर एक त्रिगुणित संरचना का फॉर्मेशन होता है या ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाती है, त्रिक संलयन कहलाती है या ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। तो एग्जाम के अंदर त्रिक संलयन के बारे में और डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन के बारे में 1 नंबर के क्वेश्चन के रूप में इनको पूछा जाता है। तो द्विनिषेचन और त्रिक संलयन क्या होते हैं। अब क्या होता है कि जो ट्रिपल फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। ट्रिपल फ्यूजन किसको बोलते हैं कि जो सेकंड मेल गैमेट होता है वो किसके साथ फर्टिलाइज होता है, डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ फर्टिलाइज होता है और एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको अपन बोलते हैं एंडोस्पर्म कहते हैं। और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, त्रिक संलयन या ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। अब डबल फर्टिलाइजेशन किसे कहेंगे, तो जो ट्रू फर्टिलाइजेशन होता है और साथ में जो ट्रिपल फ्यूजन होता है इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन कहा जाता है। यानी कि प्रथम निषेचन और जो दूसरा निषेचन होता है इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, द्विनिषेचन कहते हैं। जो आउटबीजी पादपों का एक मतलब स्पेशल या विशेष लाक्षणिक गुण होता है। अब निषेचन के दौरान भ्रूण कोश के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, जैसे भ्रूण कोश के अंदर जो एंटीबॉडल सेल्स होती है वो डीजनरेट हो जाती है। इसके अलावा जो डिप्लॉइड जाइगोट होता है वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप हो जाता है और जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस होता है जिसको अपन प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक भी कहते हैं उससे किसका फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म या भ्रूणपोष का फॉर्मेशन होता है जो एक त्रिगुणित संरचना होती है और ये क्या करती है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का वर्क करती है। इसके अलावा पोलन ट्यूब भी क्या करती हैं, डीजनरेट हो जाती हैं। अब अपन पढ़ते हैं द्विनिषेचन का इंपॉर्टेंस क्या क्या है या महत्व क्या है। तो सबसे पहला महत्व है विकासशील भ्रूण के लिए पोषण की अत्यधिक आवश्यकता होती है। तो द्विनिषेचन के द्वारा विकसित जो ट्रिप्लॉइड भ्रूणपोष होता है वो क्या करता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो फर्स्ट इसका इंपॉर्टेंस क्या हो गया, एम्ब्रियो को डेवलपमेंट यानी कि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने के लिए एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है जिसको अपन भ्रूणपोष कहते हैं। तो इसके अंदर भ्रूणपोष का निर्माण होता है जो भ्रूण को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। दूसरी इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंस है कि जो त्रिगुणित भ्रूणपोष में नर व मादा दोनों जनकों के पौधों के गुणसूत्र विद्यमान होता है। अतः ऐसे पोषण को प्राप्त करके स्वस्थ सबल यानी कि जो वेल डेवलप्ड एम्ब्रियो कह सकते हैं उनका निर्माण होता है और आगे चलकर इनसे जो स्वस्थ संतति पौधे विकसित होते हैं। तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंस है, जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष का निर्माण निषेचन के पहले ही हो जाता है, अर्थात ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है। परंतु किसी कारणवश यदि निषेचन ना हो तो भ्रूणकोष की कोई भी उपयोगिता नहीं रह जाती है। इस संदर्भ में द्विनिषेचन व त्रिक जो संलयन है या त्रिक संयोजन है एक अनूठी प्रक्रिया है जिसमें यदि भ्रूण बनता है तभी भ्रूणपोष बनेगा, अन्यथा नहीं बनता है। चौथा इसका इंपॉर्टेंस है, आवृतबीजी पौधों के त्रिगुणित भ्रूणपोष में
जो त्रिक संयोजन से बनता है अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थ स्टोरेज रहते हैं। जो भ्रूणपोष के अंदर स्टोरेज फूड मटेरियल बहुत ज़्यादा होता है और ये क्या करता है, विकासशील भ्रूणपोष को पोषण प्रदान करने में हेल्प करता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बहु शुक्राणुता के बारे में।